नमस्कार, क्या बोले छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। क्या बोले छत्तीसगढ़ का विशेष चुनाव रथ पहुंच चुका है सरगुजा। सरगुजा यानी अंबिकापुर, सरगुजा यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण संभाग। सरगुजा माने सत्ता की चाबी, सरगुजा माने राजे रजवाड़ों की कहानियां इस लोकतंत्र में भी। आज हम सरगुजा पहुंचे हैं जनता का नब्ज टटोलने के लिए, जनता जनार्दन की राय लेने के लिए, प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, और ये पड़ताल हम करेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण है सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग की अगर बात करें तो सरगुजा संभाग में 6 जिले आते हैं। इन 6 जिलों में अगर देखें तो कुल 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करेंगे तो इन 14 विधानसभा सीटों पर पिछली बार कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था। 5 साल बीत चुका है, सत्ता के बहुत सारे समीकरण बदल चुके हैं। क्या है यहाँ के प्रतिनिधियों की राय, क्या हुआ है विकास, क्या है जनता की अपेक्षा। हमारे साथ एक अच्छा पैनल यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं आलोक दुबे जी, जो कि आरटीआई प्रकोष्ठ के से संबद्ध हैं। विजय सिंह तोमर जी हमारे साथ, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। दीपक सिंह तोमर जी हैं हमारे साथ, जो कि महामंत्री हैं भाजपा। कैलाश मिश्रा जी हैं एनजीओ प्रकोष्ठ से। निष्पक्ष राय देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। हमारे साथ है प्रणय राज सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ अपूर्व सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस से बेहद महत्वपूर्ण पैनल हमारे साथ हैं कमलेश ओझा जी, जो कि सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। हमारे साथ हैं नगर निगम के पार्षद दीपक मिश्रा जी। हमारे साथ हैं यहाँ पर दिनेश शर्मा जी, जो कि पीसी से संबद्ध हैं, और बड़ी संख्या में हमारे साथ जनता जनार्दन हैं, जो कि निष्पक्ष राय देंगे, यहाँ के मुद्दे देंगे। और सबसे पहले हम आपसे बतौर वरिष्ठ पत्रकार हम जानना चाहेंगे प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र में, इस चुनाव में। देखिए, बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर युवा परेशान हैं, चाहे वो सीजीपीएससी से रिलेटेड घोटाला हो, व्यापम से रिलेटेड मामले हो। इसमें कहीं ना कहीं वो वर्ग सफर कर रहा है जो पढ़ रहा है। तो बेरोजगारी तो एक ऐसा विषय है जिसको जनता चाहती है कि दूर हो, वो चाहे सत्ता किसी की भी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो। बड़ा मुद्दा चुनाव का पीएससी का घोटाला कहा जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो बच्चे हैं अपनी मेहनत से नहीं आ पाए, आरोप आप पे ये लगाया जाता है कि अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे। पीएससी एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में, क्या आपकी राय है उस पर? देखिए, पहले मैं आपके वरिष्ठ पत्रकार जी की बातों पर जाता हूं। पहले तो रोजगार रही नहीं गया है, देश की सारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, तमाम संस्थाएं बिक गई। आज जो भी केंद्र सरकार द्वारा जो भी वैकेंसियां हैं, सारी वैकेंसियां ठप कर दी गई है। साथ ही साथ हर स्टेटों में जो राज्य सरकार आपका है, राज्य में जिम्मेदारी आपकी है, राज्य में मुख्यमंत्री आपके हैं, राज्य का पूरा अमला आपका है, कितना रोजगार दिया 5 साल में? देखिए, निश्चित ही भूपेश बघेल जी 5 वर्ष में एक मुहिम उनका था कि मैं 5 वर्षों के अंदर बेरोजगारी को लेकर लोगों से लड़ने के लिए जो एम बनाए थे, हमारी जो घोषणाएं थी, उसमें पूर्ण रूप से सक्षम रहे। और इसी वजह से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता जनार्दन तय करेगी सरकार किसकी बनेगी। जो दावे हैं कांग्रेस के, उस पर आपका क्या कहना? कितना रोजगार दिया गया है या क्या स्थिति? जहां तक मेरे कांग्रेस के भाई बोले कि हम रोजगार देने में सफल रहे और ये दोष मढ़ रहे हैं हमारी केंद्र सरकार पे, तो मैं सबसे पहले इनको ये बोलना चाहूंगा कि इन्होंने चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र जारी किया था, हर बेरोजगार युवा को 2,500 रुपए महीने देने का घोषणा किया था, और एन चुनाव के 6 महीने पहले इन्होंने रोजगारी भत्ता देने की बात की। मैं आपको बता दूं कि वो जो बेरोजगारी भत्ता का नियम है वो हिमालय पे चढ़ने जैसा है। अगर 1,000 युवा भरते हैं तो 5 युवाओं का भी सिलेक्शन नहीं होता। तो ये तो झुनझुना पकड़ाने का काम भूपेश बघेल ने किया, न सिर्फ रोजगार के मामले में, अपितु ये सरगुजा संभाग 3 कैबिनेट मंत्री यहाँ से बने थे। तीनों कैबिनेट मंत्री अपना योगदान देने में पूरी तरह असफल रहे। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने केंद्र की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी असफलता को लेकर, असफलता मैं इसलिए मानूंगा कि वो स्वयं उस विभाग के मंत्री थे, इन्होंने नैतिकता देखते हुए स्वयं
उस पद से अपना इस्तीफा दे दिया और पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हम युवाओं से जानना चाहेंगे, बात बेरोजगारी की हो रही है, बात युवाओं की हो रही है, कितना रोटी रोजगार में बढ़ावा हुआ है पिछले 5 साल में? पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ घोटाला किया है। या आप पीएससी घोटाला देख लें, और सबसे बड़ा युवाओं से जुड़ा हुआ इन्होंने अभी 508 करोड़ रुपए जो महादेव सट्टा ऐप के नाम से भूपेश बघेल ने युवाओं को ढकेलने का काम किया है। सारे युवा, लगभग छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को सट्टे के लत में लगाने का काम किया है भूपेश बघेल की सरकार ने। आप बताएं, रोजी रोजगार कितना बढ़ा है? कोई विकास नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, कहीं से भी कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। नौजवानों के यहाँ से नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। योजना आता है, केवल बस माइनस करके हटा दिया जाता है। यानी कि योजनाओं में भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। आम जनता की यही राय है। इस राय पर हम जानना चाहेंगे कांग्रेस की। आपके सामने लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, आपके सामने लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार की कमी है, पलायन है, क्या जवाब देंगे? जनता आपके सामने कर। पीएससी पे बात आई, पीएससी पे आरोप लगे हैं, कोर्ट में सब जुडिस है मामला। इससे पहले वर्षा डोंगरे, एक नाम याद होगा इन लोग को, पीएससी की टॉपर थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी पद पे, वो कोर्ट गई, खुद लड़ी, हाई कोर्ट से जीती, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल पोराबाई प्रकरण के नाम से ये जाने जा रहे हैं। पोराबाई कौन थी? वो हिंदी में अपना नाम लिख नहीं पाती थी, इनके कार्यकाल में टॉप की थी 12वीं में। पीएससी का जहां तक का मामला है, पीएससी के मामले में सरकार खुल के कही है कि यदि कोई गड़बड़ है तो कोर्ट में है मामला, कुछ आएगा हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज, एक आरोप है कि उसमें हायर पोस्ट पे बैठे हुए लोगों के जो सरकारी पद है, 5 अगर ऐसे हैं तो कम से कम 500 बच्चे उनके पढ़े हैं और परीक्षा दिए हैं, बाकी 495 नहीं हुआ। आप कैसे सीधे सीधे किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? उनकी जांच हो जाने दीजिए। चलिए, निष्पक्ष राय हम लेते हैं। पूर्व सिंह जी, ये बताएं, पीएससी का मुद्दा बीजेपी बहुत प्रोमिनेंटली उठा रही है, कितना असरदार है, कितना धारदार है, कितनी सच्चाई है? पीएससी का मुद्दा तो उछाला गया है, जो भी सामने बातें आई हैं या जो अनियमितता हुई है वो मामला कोर्ट में है कुल मिलाकर। तो अगर कोर्ट से फैसला आता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। अगर सरकार गलत है कोर्ट कार्रवाई करेगी, या कोर्ट निर्देशित करेगी तो सरकार कार्रवाई करेगी। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो फिर वो कटघरे में खड़ी होगी। चुनाव के लिहाज से लोगों के मन में पीएससी का मामला या फिर जो गोठान के घोटाले की बात कही जा रही है, जो और भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ? देखिए, भ्रष्टाचार तो हर सरकार में मुद्दा बनता है, क्योंकि मैं जब से जान रहा हूँ, जब से छत्तीसगढ़ बना है, उसमें शुरू में 3-4 साल आपके कांग्रेस ने सरकार के थे, 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 5 साल भूपेश बघेल सरकार। तो ऐसा कभी नहीं रहा जब भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में मुद्दा न बना हो। और ये है कि जीरो टॉलरेंस की बात है जब करप्शन पर, तो वो मेरे को छत्तीसगढ़ को आज 23 साल हो गए, 23 साल में कभी जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर नहीं दिखा है। ये राजे रजवाड़ों का इलाका है जहां पर हम हैं। ये टीएस सिंहदेव बाबा यहाँ के सरगुजा के महाराज कहे जाते हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जसपुर राजघराने से संबद्ध थे। धर्मांतरण के लिए एक मुहिम चलाई गई, धर्मांतरण के लिए घर वापसी की भी बात शुरू हुई। वो इस क्षेत्र में कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, धर्मांतरण सरगुजा से लेकर बस्तर तक का एक गंभीर मुद्दा है। सामान्य रूढ़ी परंपरा के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, वो अपने सामान्य रूढ़ी परंपरा से अपना पालन करते हैं, अपने आप को मानते हैं, किंतु एक योजनाबद्ध तरीके से और अंग्रेजों के जमाने से रांची तरफ से, झारखंड से घुस करके आप देखेंगे कि प्रभावित इधर जशपुर तरफ से ही शुरू हुआ है। और ये कांग्रेस की सरकार में उसको कहीं न कहीं संरक्षण मिला है। कांग्रेस की सरकार में जो धर्मांतरण होते समय भी यदि पकड़ने के बाद एफआईआर कराने की कोशिश की तो कभी एफआईआर नहीं हुई। ये अधिकारियों का स्पष्ट निर्देश था। इसके अलावा मैं 2 विषय उठाना चाहता हूं। एक, हमारे कांग्रेस के भाई साहब ने 2003 पीएससी की बात की। इनको शायद भूल गए होंगे कि 2003 पीएससी में अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की ही सरकार थी 2003 पीएससी, जिसके खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरी बात, हमारा जो सरगुजा है सबसे अधिक बदहाल कहीं किसी चीज में है तो है स्वास्थ्य में, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में। और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जब हमको जरूरत है, जब हमारे पास जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, हमको 300-350 किलोमीटर दूर हमको रांची भी पड़ता है, हमको रायपुर भी पड़ता है और हमको बनारस भी पड़ता है। हमारे सरगुजा संभाग में एक चर्चा चली कि छत्तीसगढ़ में दूसरा एम्स खुल सकता है। उस एम्स पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने विधानसभा में बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में जब भी दूसरा एम्स खुलेगा वो स्थान सरगुजा नहीं होगा, जबकि रायपुर में ऑलरेडी एम्स है और हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। उसका भी प्रखर विरोध सरगुजा कर रहा है और इस आने वाले चुनाव में उसका सबक भी सिखाएगी। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर टीएस सिंहदेव बाबा ने काम किया। आपसे जानना चाहेंगे, स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि एम्स की आवश्यकता है, क्वालिटी हेल्थ की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसको भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया,
दावे आप 10 लाख तक का भी इस बार कर रहे हैं कि 10 लाख तक का हम लोगों को, गरीबों को मुफ्त इलाज देंगे। देखिए, इन 5 वर्षों में स्वास्थ्य की सुविधाओं का जितना विस्तार छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरगुजा में और अंबिकापुर में हुआ है, ये पिछले 15 साल में नहीं कर पाए। आप अभी शहर में घूम लीजिए, 8 मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं और जो संचालित हैं, 4 अभी और प्रस्तावित हैं जो खुले हैं। आज जिला अस्पताल में आप जाके देखिए, इनके समय में पैसा लगता था, अभी वहां पर कम से कम 150 प्रकार के ऐसे जांच है जिनका 1 रुपया शुल्क नहीं लगता है। हम चर्चा जारी रखेंगे, जनता जनार्दन की भी राय लेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए क्या बोले छत्तीसगढ़। Congrats यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तो क्या बोले छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। हम हैं अंबिकापुर में, सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में 17 नवंबर को मतदान होना है। 70 सीटों पर इस पूरे सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, इन सब क्षेत्रों में अगर देखें तो 70 सीटों पर मतदान होना है। जनता जनार्दन के बीच हैं हम। इससे पहले चर्चा हो रही थी कि विकास बहुत हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर हम कल जाकर देखें, हमने खुद देखा, सड़कें चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे स्टेट हाईवे हो, 3-3, 4-4, 5-5 साल से उस पर डामर नहीं पड़ा हुआ है। स्थिति ये है कि बगीचा से लेकर कुनकुरी का जो रोड है, दोनों स्टेट और नेशनल हाईवे दोनों खस्ता हाल है। सड़क का काम हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ है। 2 साल चूंकि कोरोना में बीते, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा है। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर से ध्यान हटा के सरकार उस समय हेल्थ पे कंसंट्रेट कर रही थी। फिर भी सड़क का बहुत काम हुआ है। सड़क का जाल बिछा है। धौरपुर लुंड्रा वाली रोड देख लीजिए, दरिमा वाली रोड देख लीजिए, मैनपाट की सड़क देख लीजिए। कुनकुरी के रास्ते हम लोग थे। स्टेट हाईवे की भी स्थिति एकदम खस्ता हाल है। लोग बताए कि वर्षों से ऐसे चल रहा है। नेशनल हाईवे भी जो मेन जा रहा है वो भी खस्ता हाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या कितनी बुनियादी सुविधाएं हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बहुत बनी, लेकिन शायद उतनी गुणवत्ता की सड़कें नहीं बनी। रखरखाव पर भी ध्यान नहीं दिया गया। हाल के वर्षों में नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे में भी काम हुआ, लेकिन बहुत धीमी गति से काम हुआ। 2 साल मान लें कि कोरोना की बात कह रहे हैं, कोरोना में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुए हैं, नो डाउट खैर, लेकिन यह है कि सड़कों को लेकर और काम होना मेरे ख्याल से होना चाहिए। सड़कों को लेकर बेहद काम होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हम गए तो वहां पर एक स्थिति ये लगी कि कई किलोमीटर तक लोगों को जाकर, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, पानी के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ता है। जनता से राय लेंगे। आप ये बताइए, गांव में शुद्ध पेयजल की, पानी की, साफ सफाई की, साफ पानी की व्यवस्था है? हाँ, कहीं कहीं पे है और कहीं पे तो नहीं है, कहे कि काफी दूर जाना पड़ता है। केंद्र सरकार की योजना हर घर नल से जल है, वो जमीन पर कहीं नहीं दिख रही, वजह क्या है? अब भाई साहब किस गांव या किस मोहल्ले की बात कर रहे हैं मेरे को पता नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। और ऐसा कोई भी गांव नहीं है कि जहां पे पानी टंकी का निर्माण न हो रहा हो, जहां पे घर में स्टैंड पोस्ट न लगाए जा रहे हो। हर जगह नल जल की व्यवस्था की जा रही है। आप ये बताएं, केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं आने देने का भाजपा इल्जाम लगाती है, कितना दम है इसमें? खैर, यही सवाल हम कांग्रेस से भी पूछेंगे। नहीं, बिल्कुल। मैं तो अपने कांग्रेस के मित्रों को बोलूंगा कि अभी दीपक मिश्रा जी बोल रहे थे कि गांव-गांव में नल जल योजना के तहत टंकी बनाया जा रहा है, नल का पोस्ट लगाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा रकम हमारे माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी की योजना है और पूरी राशि 100% राशि केंद्र की आई हुई है। और आपको बताने में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वो राशि का भूपेश की सरकार 15% भी खर्च नहीं कर पाई है। आप निष्पक्ष स्थिति बताइए। देखिए, बसाहटों के हिसाब से ये बात तो तय है कि जो नल जल योजना की जो बड़ी रकम सेंट्रल से आई थी उसका सदुपयोग सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में नहीं हुआ है। अधिकारियों ने जो है घर बैठे जो है प्लानिंग तैयार कर ली। क्या है कि बसाहट भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाना है, वहां तक जा सकता है नहीं जा सकता है, ये सारी प्लानिंग जो है घर बैठे यदि आप करेंगे तो फील्ड में भौगोलिक स्थिति दूसरी मिलेगी और काम नहीं होगा। आप बताएं क्या? देखिए, राजनीतिक दलों का हक है कि वो श्रेय लें, वो चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। लेकिन मैं ये मानता हूं 2021-22 के आसपास का एक आंकड़ा है जब जल जीवन मिशन को शुरू किया गया, और 2021 के बाद से जब आप जानकारी मांगेंगे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से तो वो एक लाइन में ये जवाब देते हैं कि हमारे सारे काम पूरे हो गए हैं। लेकिन ग्राउंड पे जब आप जाकर देखेंगे तो वो स्थिति नहीं है। यदि मैं ये कहूं तो अतिशोक्ति ना होगी कि 50% से ज्यादा ऐसे टंकी हैं जो आज तक घर में पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। 50% से ज्यादा ऐसे कनेक्शन है जहां पर पानी नहीं पहुंचा। आप बताइए, आपके सामने कहा जा रहा है कि फेल है आप शुद्ध पेयजल पहुंचाने में। मैं जो भी हमारे साथी पत्रकार साथी बोल रहे थे उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो आंकड़ा दे देंगे कि इस गांव में अभी जहां पे निर्माण कार्य चल रहा होगा तो उसमें तो पानी दिया नहीं जा सकता है, लेकिन जहां भी काम पूरे हो गए हैं निश्चित रूप से उसमें पानी मिल रहा है और लोगों को पेयजल की सुविधा बराबर मिल रही है, चाहे शहर हो कि गाँव। बेहद महत्वपूर्ण और चुनाव का एक बड़ा भारी मुद्दा है महादेव ऐप का। भी एक युवा ने बताया भी था कि सरकार पर आरोप है कि वो युवाओं को सट्टेबाजी में संलिप्त कर रही है। आपसे राय लेना चाहेंगे, आप बताएं। ये कहा जा रहा है कि सट्टा और सत्ता दोनों के खेल में लगे हैं आप। देखिए, ये जुमला है, महादेव में जो घोटाले की बात हो रही है। दूसरी चीज कि ईडी जांच की जब बात कर रहे हैं तो ईडी जांच तो सब पर चल रही है, जो इनके पक्ष में चला जा रहा है उसके घोटाले सब बंद हो जा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हमने महादेव ऐप में की है और दूसरे राज्यों में नहीं हुई है, ये कहा जाता है। ईडी ने किसी की गिरफ्तारी नहीं, राज्य सरकार ही कार्रवाई कर रही है। जब ये दावा करते थे कि एक बटन दबा के हम 1700 ऐप बंद कर दिए, 2000 ऐप बंद कर सकते थे, टिकटॉक बंद कर देते थे, जब इनको पता था 6 महीने से इनकी ईडी जांच कर रही है, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, तो क्या उसको बैन नहीं कर सकते थे? किसका इंतजार कर रहे थे? अब बैन हुआ दबाव आने के बाद। भाजपा के पार्षद का ड्राइवर, भाजपा के पूर्व मंत्री के भाई की गाड़ी से पैसा बरामद हो रहा है, भाजपा के ट्विटर हैंडल से उस वीडियो को डाला जा रहा है। जो शुभम सोनी अपने आप को मालिक बता रहा है, कागज दिखा के, कागज में क्या लिखा है कोई नहीं देख पा रहा है, वो शुभम सोनी खुद को मालिक बता रहा है और जिसको सारी दुनिया मालिक बता रही है, जिसके लिए 250 करोड़ शादी में खर्च के वीडियो चले, जिसके लिए मुंबई तक छापे पड़े। यही आरोप के जवाब हम भाजपा से लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि इस महादेव ऐप के मामले में आपकी भी कहीं मिली भगत है, कहीं हल्का सॉफ्ट कॉर्नर है, तभी ये सब चीजें चली। देखिए, ये कांग्रेस का शुरू से चाल चरित्र रहा है ना। घोटालों की पूरी फौज रही है, चाहे केंद्र में इनकी गवर्नमेंट रही हो चाहे राज्य में रही हो, और जब इनके दामन पे वो छींटे पड़ने लगते हैं तो तुरंत बीजेपी की ओर देखने लगते हैं। जबकि आज तक नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट रही हो चाहे डॉक्टर रमन सिंह की, ये दावा करते थे कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो रमन सिंह हो और हमारे मंत्रियों को जेल के अंदर करेंगे। इनमें अगर नैतिकता थी, अगर भ्रष्टाचार साबित हुआ तो क्यों नहीं वो जेल में भेज पाए? तो इनका दागदार चरित्र है। और महादेव ऐप के माध्यम से इनके मुख्यमंत्री का कि 508 करोड़ उस पर लिए गए और उसके लिए बकायदा एसपी से लेके पूरे कलेक्टर तक उसका लाइजनिंग करते हैं, तो ये बोलने की स्थिति नहीं है। चलिए, महादेव ऐप पे इसी पर हम आपसे दोबारा जवाब लेंगे। ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई करने में कहीं न कहीं कोताही की गई। किसी कार्यवाही में कोई कोताही नहीं की गई है। इनका धीरे धीरे कच्चा चिट्ठा इस सरकार का धीरे धीरे निकलता जा रहा है। आप मानेंगे कि जो प्रदेश की उप सचिव लेवल की अधिकारी हैं वो कब से जेल में हैं, कई आईएएस जेल में हैं। इन्होंने शुरुआत किया कोयले के ट्रांसपोर्टिंग से, प्रति टन 25 रुपए के कमीशन से, रेत को यहां से उठा कर यूपी के भेजने से। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इस गवर्नमेंट ने करप्शन करके अपने पैसे बनाए नहीं है। छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया है गांधी परिवार का, और आखिरी में युवाओं को भटकाकर, सट्टा खिलाकर और पूरे गुमराह करने का काम और पैसा कमाने का काम इस सरकार ने किया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। आप ये बताएं कि
एटीएम है आपका छत्तीसगढ़, ये साफ तरीके से बीजेपी कहती है। उसके अलावा ये भी बताएं कि जब ये पूरा का पूरा खेल चल रहा था, लंबे समय से सबकी जानकारी में था, लेकिन बावजूद इसके अब ये चुनाव में स्थितियां बन रही। देखिए, इनके पास जो 2-3 स्टार प्रचारक हैं उसमें ईडी है, सीबीआई है, और जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है ईडी पहले पहुंच जाती है। अभी 3 तारीख को परिणाम आएंगे, ईडी बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनेगी, ईडी वाले फिर यहाँ दिखेंगे नहीं, फिर जो दूसरे राज्य में चुनाव होंगे वहाँ दिखेंगे। ये जो महादेव ऐप है, मुद्दा था उसका जवाब आपने नहीं दिया, आप राजनीतिक जवाब दिया। जो महादेव ऐप है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में चल रहा है क्या? पूरे देश में चल रहा है। मोदी जी उसको क्यों नहीं बंद किए? प्रेम प्रकाश पांडे का करीबी एक भाजपा का पार्षद है, उसका ड्राइवर है जिसके घर से वो पैसा मिल रहा है, इसको क्यों नहीं भाजपा वाले बता रहे हैं? चलिए हम निष्पक्ष राय लेते हैं। ये पूरा महादेव ऐप को बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। दोनों राजनीतिक दलों के अलग अलग दावे प्रतिदावे हैं, सच्चाई क्या है और मुद्दा कितना बड़ा ये है, कितना प्रभावी भी हो सकता है? देखिए, महादेव ऐप को लेकर बहुत सारी बातें हैं। बीजेपी वालों का अलग दलील है, कांग्रेस की अलग दलील है। अभी भाई साहब ने चर्चा की कि शुभम सोनी की बात जो कही इन्होंने बताई, शुभम सोनी को लेकर ये कहा गया कि महादेव का मालिक है, लेकिन उसका तहकीकात में पता चला कि वो नहीं है, वो सौरभ वो है और कोई उपल है। तो ये बात कहीं ना कहीं कमजोर करती है, कहीं ना कहीं एक शक की सुई थोड़ी दोनों की तरफ जाती है। मतलब एक तरफ से कंफर्म नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से कांग्रेस उसमें इन्वॉल्व है। ये जांच का मुद्दा है। सबसे बड़ा इस चुनावी घोषणा पत्र का इंतजार जनता कर रही थी। जनता बेहद सजग भी हो गई है, बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। आपने घोषणा की है अगर 3100 में कोई गेहूं चावल लेगा तो आप 3200 में लेंगे। आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, लेकिन घोषणाएं करने में आप पीछे नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र नहीं है, हम संकल्प पत्र जारी किए हैं, और जो संकल्प हम लेते हैं उसको माननीय प्रधानमंत्री पूरा करते हैं। और मैं तो सीधे सीधे कांग्रेस के मित्रों को, भाइयों को ये चुनौती देता हूं कि ये लोग पूरी हमारे घोषणा पत्र की नकल किए हैं। हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ 48 घंटे नहीं हुए कि उसकी जेरॉक्स कॉपी करा के इन लोगों ने जारी कर दिया, मगर छत्तीसगढ़ की जनता अब इनके छलावे, इनके बहकावे में नहीं आएगी। आपने कहा कि कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ वाला बड़ा पेट आपका जो है फार्मूला है, उसका कई बार आपने लाभ भी लिया है। कर्जा माफ किया पिछली बार आपने सहकारी बैंकों का, या फिर कर्जा माफ करने में भी लोग ये बता रहे हैं कि उसमें भी वो वादा पूरा नहीं किया गया। इस बार का वादा है, खर्चा कहां से? पहले तो मैं बता दूं, निश्चित ही हमारी सरकार बनने के बाद 2 महीने के अंदर जो है यहाँ पर सारे लोगों का कर्जा, चूंकि कर्जा हर लोगों का माफ हुआ, उस मानक हो सकता है कि अगर मानक के इधर उधर कोई रहा हो तब, नहीं तो सारे लोगों का एक और पारदर्शिता के साथ सभी लोगों का कर्जा माफ करने का काम किया गया। कर्जा माफ करने की बात कही जाती है, अंत में जो असर पड़ता है आम जनता पे पड़ता है। फ्री बी या मुफ्त की रेवड़ी बांटने का आप पे गंभीर आरोप लगाती है बीजेपी। अभी इस राज्य में 80% जो लोग हैं खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। अगर कोई ऐसी सरकार योजना बनाती है जिसमें 80%, 85% लोग कवर होते हैं और लोगों को उसका लाभ मिलता है, तो इसको हम मुफ्त की रेवड़ी नहीं कहेंगे। मुफ्त की रेवड़ी इनका है। 1800 रुपया में धान खरीदी करते थे, हम उसको 2500 रुपया में हम लोगों ने कहा और खरीदा। 2640 भी पिछले साल खरीदा। जब इनको लगा कि अब तो 2640 लोगों को मिल रहा है, इससे बढ़ा के बोलेंगे। कई सभा में आदरणीय भूपेश बघेल जी बोले कि हम 3000 के पार खरीदेंगे, जब हमारा घोषणा पत्र नहीं आया था। फिर इनको फिर इनको 3000 का भी दिखा, तो ये बढ़ा के उसको 3100 रुपये किए। हर चीज में 3200 कर दिया हमारा। हाँ, अगली बार हम उसको 3600 चलिए, तक ले जाएंगे। ये स्थितियां हैं। अगर वो 3100 कह रहे हैं तो आपने कहा 3200 वो प्रति एकड़ 20 एकड़ से ज्यादा, 20 क्विंटल से ज्यादा। ये सब स्थितियां तो अंततः खर्चा आम आदमी गरीब की जेब पे ही जाएगा। भाजपा ने जो मोदी जी का गारंटी कार्ड जारी किया है और जो उसमें लिखा हुआ, उसके लिए हम व्यवस्था कैसे करेंगे उसको भी हमने तय करके रखा है। यदि आप डिटेल में जाएंगे तो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा किया है कि 3100 रुपए तो जो खरीदेंगे 21 क्विंटल वो तो है ही, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं, जो घर की लक्ष्मी होती है, जिनको मजबूत करने का काम है, उनको भी साल के 12,000 रुपए प्रत्येक महिला को देने का हमारा संकल्प है। मोदी जी का गारंटी है। इसके अतिरिक्त युवाओं को 1 लाख शासकीय नौकरी, उनको व्यवसाय करने के लिए 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण,
हर एक के लिए, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो और समाज के विभिन्न क्षेत्रों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को जो आज 5 साल में कहीं विकास बाधक हो गया है उसको आगे बढ़ाने का संकल्प हमने लिया है और एक सवाल करेंगे। एक सवाल हम युवाओं से भी लेंगे। आपने वादा किया था संविदा कर्मी या फिर जो अनियमित कर्मचारी है उनको हम करेंगे। 5 साल में कितने कॉन्ट्रैक्ट के लोगों को आपने नौकरी दी या फिर कितने कर्मचारियों का नियमितीकरण किया? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के कर्मचारियों को रेगुलर करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं जो इसमें बाधक बन रहे हैं, उसका भी काट निकाला जा रहा है। कर्मचारियों के लिए हमने 30,000 शिक्षकों की भर्ती की। हम पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है 23 साल के बाद। हम जनता जनार्दन से भी राय ले लेंगे, युवाओं से भी राय ले लेंगे। आप ये बताइए कि कहा जा रहा है कि 30,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, बहुत ज्यादा युवाओं की भर्ती हुई, कितनी नई भर्तियां? कोई भी भर्ती नहीं हुई है। इनके शासनकाल में एक एसआई की भर्ती निकली थी, वो आज तक उसका कोई परिणाम नहीं आ पाया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कई वैकेंसी तो इनकी लगातार निकलती गई, परीक्षा होती, लेकिन उसके बाद उसमें रिजल्ट का कहीं कोई नामो निशान नहीं। रोजी रोजगार, नौजवानों को रोजगार कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे को पढ़ा के हम डबल MM तक आए, गरीब आदमी, कुछ इतने फार्म भरे हैं, कोई सुनाई नहीं होता है। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग राय है, अलग दावे हैं, अलग प्रतिदावे हैं। मतदान 17 नवंबर को होना है। जनता जनार्दन से यही गुजारिश है, अपील है और अपेक्षा भी कि जैसे पहले चरण में सबने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना अंशदान किया, वैसे ही दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करें, अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुने और आप लोकतंत्र को मजबूत करें। तो क्या बोले छत्तीसगढ़ में सरगुजा से फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ के एक और जिले से। देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।